मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती की चरण वंदना करते हुए, गुरुजनों को सादर नमन करके, माता पिता के त्याग और सपनों को हृदय में धारण कर आइए हम तृतीय वर्ष के पंचम सत्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो प्यारे छात्रों, हम पढ़ने वाले हैं समकालीन हिंदी कविता नामक पुस्तक को, जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में समान रूप से लागू है। आज हम जिस कविता का अध्ययन करने वाले हैं वो कविता है हमारा देश। इस कविता के अध्ययन से पूर्व हमें कुछ विशेष स्मरणीय बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना होगा, जो इस प्रकार हैं। हमारा देश कविता कविवर अज्ञे जी रचित एक लघु कविता है। हमारा देश भारत विश्व भर में आध्यात्म गुरु के नाम से जाना जाता रहा है। भारतीय संस्कृति ग्राम्य संस्कृति अर्थात निष्काम सेवारत निश्चल संस्कृति है। भारत की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और कृषि तथा पशुपालन का कार्य करती है। ग्रामीण जीवन अत्यंत संवेदनशील, प्रकृति संरक्षक और अद्भुत परिश्रमी होता है। खेद का विषय है, आज इस त्यागशील संस्कृति को भौतिकवादी बौद्धिक नगरीय संस्कृति की नज़र लग गई है और सीधे साधे भोले भाले लोग शहरी जनजीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कवि का भावुक हृदय ग्रामीण जनजीवन का यह आकर्षण और पलायन देखकर दुखी है। वह ग्रामीण संस्कृति की रक्षा हेतु गुहार लगा रहा है। तो आइए प्यारे छात्रों, अब हम कविता के अध्ययन की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं। आप जान चुके हैं कि यह एक लघु कविता है जिसमें ग्राम्य जनजीवन का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि के हृदय का दुख यह है कि यदि इस प्रकार चकाचौंध से प्रभावित होकर ग्रामीण लोग शहर की ओर पलायन करने लगे तो भावुकता, संवेदनशीलता जो इस समाज के संगठन का, व्यवस्था का मूल आधार है, उसके नष्ट होने से भारतीय जीवन मूल्यों का धीरे धीरे पतन होगा। कवि इस पतन से हमें बचाना चाहते हैं। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ों में ही हमारा देश
बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। प्यारे छात्रों, जब भी हम किसी कविता की व्याख्या लिखते हैं तो हमें सर्वप्रथम उसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग क्या होता है, इसके विषय में आप बहुत अच्छे से अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यह पद हमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित हमारा देश नामक कविता से प्राप्त हुआ है, अवतरित हुआ है, उद्धृत हुआ है। संदर्भ, कवि किस विषय में बात कर रहे हैं? यहाँ संदर्भ है, कवि ग्रामीण जन जीवन की सादगी और सरलता का वर्णन करते हुए जो नगरीय भौतिकवादी और बौद्धिक संस्कृति के दुष्प्रभाव निरंतर ग्राम्य जनजीवन पर पड़ रहे हैं, पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरलार्थ अथवा व्याख्या, हम स्मरणीय बिंदुओं में पढ़ चुके हैं कि भारत की 70% जनसंख्या, सबसे पहले छात्रों भारत शब्द का अर्थ समझें। भारत, भा शब्द का अर्थ होता है ओज, प्रकाश, चमक। कैसी चमक? अध्यात्म की चमक, आत्म मंथन की चमक, चिंतन मनन की चमक, साधना की चमक। रत का मतलब होता है लगा हुआ, यानी एक ऐसा भूक्षेत्र जिसका निवासी सर्वत्र शांति, अध्यात्म ज्ञान, सच्चा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की खोज में लगा हुआ है और जो जिम्मेदारियां, जो दायित्व उसे प्राप्त हुए हैं, उनको पूर्ण समर्पण भाव से, एक निष्ठता से संपन्न करता है। कवि कहते हैं कि मेरे देश भारत की जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या, इन्हीं तृण फूस छप्पर से, इन्हीं माने सामान्य से दिखाते हुए, तृण घास, फूस लंबी घास, छप्पर घास और फूस से बनी हुई छतें, ढके ढकी हुई, ढुलमुल ढीले ढाले, बिल्कुल साधारण रूप से बने हुए झोपड़ों में हमारा देश बसता है। कि मेरे देश के नागरिक बाह्य सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता पर विश्वास करते हैं और ढीले ढाले साधारण घास फूस से बने हुए घरों में निवास करके भी कभी भी आत्मा के सौंदर्य से समझौता नहीं करते हैं। भौतिक सुखों की चाह में अपने मन से छल नहीं करते हैं। बुद्धि के तर्क वितर्क के झूले में नहीं झूलते हैं। और जो इनकी साधना है, जो इनका मेहनत करने का नजरिया है, तरीका है, जो इनके परिश्रम की क्षमता है, उसका इस संसार में कहीं कोई सानी नहीं है। जब
इनकी इस मेहनत को, इस परिश्रम को सफलता प्राप्त होती है। अर्थात हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं, जो कि मानव जीवन और मानव संस्कृति का मूल आधार है, को उमंगता हुआ देखते हैं, पल्लवित होता हुआ देखते हैं, अंकुरित होता हुआ देखते हैं, तो इनका मन प्रसन्नता से झूमने लगता है। ये अपनी खुशी को कैसे प्रकट करते हैं, देखिए। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमंगते स्वर में हमारी साधना का रस बरसता है कि जब ये अपने परिश्रम को फलीभूत होते हुए देखते हैं, तो ढोल, नगाड़े, बांसुरी के लहराते हुए स्वर पर, उमगते माने लहराते हुए, बढ़ते हुए, सुर आवाज, लयबद्ध आवाज में साधना साध होती है पवित्र इच्छा, और पवित्र इच्छा के साथ जो कार्य किया जाए वो साधना है। तो प्यारे छात्रों, आप भी साधना कर रहे हैं। एक किसान का जो कर्म है, वह अपने कर्म को अपनी आजीविका से अधिक संसार भर के भरण पोषण की दृष्टि से देखता है, और उसके कार्य के कारण ही इस सृष्टि पर जीवन चलता है। तो कवि कहते हैं, जब किसान की मेहनत रंग लाती है, जब उसका श्रम, उसका परिश्रम जो पसीने से सराबोर है, जो फलीभूत हुआ है, को अंकुरित होता देखता है, लहराता हुआ देखता है, खिलता हुआ देखता है, तो वह ढोल नगाड़े बांसुरी बजाकर साधारण, बिना किसी शास्त्रीय नियमों में बंधे हुए नृत्य और गायन के साथ अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर लेता है। कवि के कहने का भाव यह है कि किसान का जीवन, ग्रामीणों का जीवन अत्यंत सरल होता है, सहज होता है। वह मेहनत करना जानते हैं और बड़ी सादगी से अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी विशेष नियम की, सिद्धांत की, सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। और यही सरलता वास्तव में जीवन की खुशियों का आधार है। प्यारे छात्रों, ये इन पंक्तियों का कल्पना सौंदर्य था, कल्पना पक्ष था। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की ओर मुड़ेंगे। आप जानते हैं, शिल्प सौंदर्य में सर्वप्रथम हम कवि के उद्देश्य का वर्णन करते हैं। तो कवि का उद्देश्य है ग्रामीण जनजीवन की झांकी को प्रस्तुत करना। दूसरा, भाषा, सरल, सहज, बोधगम्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आप देख रहे हैं, यहाँ किसी मुहावरे लकोक्ति का कोई प्रयोग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। अलंकार देखिए, तृणफूस के मध्य एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। ढोल, मादल, बांसुरी, इनके बीच भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अनुप्रास अलंकार किसी न किसी रूप में हर कविता में मौजूद रहता है। तो अनुप्रास अलंकार है, दो पदों के बीच में योजक चिन्ह पदमैत्री अलंकार है। ढोल, मादल, बांसुरी तीनों वाद्य यंत्र हैं और तीनों का वर्णन एक ही पंक्ति में हुआ है, उल्लेख अलंकार है। साधना का रस, यहाँ रूपक अलंकार है।
आप देखिए, हर पंक्ति के शब्दों की संख्या अलग अलग है, तो मुक्त छंद है। कविता हमेशा एक विशेष लय में गाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है, ये शैली है। अगला पद है, इन्हीं के मर्म को अनजान, शहरों की ढकी लोलुप विशेली वासना का सांप हंसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ आयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। वही कवि अज्ञ जी ग्रामीण जनजीवन की सरलता, सादगी का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही यहाँ उनकी चिंता का प्रमुख विषय चकाचौंधमयी नगरीय सभ्यता का ग्रामीण संस्कृति पर दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रभाव का वर्णन कवि ने इसमें किया है। देखिए, इन्हीं अर्थात ग्रामीण लोगों के मर्म माने हृदय, आत्मा, हृदयस्थ भाव को अनजान से अनभिज्ञ, कि उनकी सादगी और सरलता को महत्व दिए बिना, सम्मान किए बिना शहरों की ढंकी लोलुप, शहरों की अर्थात शहरी, ढकी माने छिपी हुई, यानी चातुर्यपूर्ण, अत्यधिक चतुरता से, लोलुप लालची, विशैली स्वार्थ से भरी हुई, लालच से भरी हुई, वासना तीव्र इच्छा, अर्थात विशेली वासना अर्थात स्वार्थ की ऐसी तीव्र इच्छा जो ग्रामीणों की सरलता और सादगी के साथ छल करती है, उन्हें ठगती है। का सांप ढसता है कि शहरी लोगों की स्वार्थ और लालचमयी इच्छाएं इन गांव के लोगों को समय असमय ठगती रहती है, आहत करती रहती है, इनके मर्म रस को चूसती रहती है। इन्हीं की लहरती अल्हड़ आयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। लहरती माने लहराती हुई, अल्हड़ माने भोली बाली, अत्यंत सहज, अबोध, अनजान। आयानी, आयानी शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल सहज, जैसे सयानी होता है, सयानी समझदार, आयानी। लेकिन यहाँ आयानी का अर्थ मूर्ख नहीं है, यहाँ आयानी का अर्थ है अनजान, अनभिज्ञ और अपने में मस्त। संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति की बात हो रही है। दुर्दशा, बुरी दशा पर सभ्यता का भूस हंसता है कि नगरीय सभ्यता जब जब इन गांवों में रहने वाले सीधे साधे लोगों को लूटती है, इनको ठगती है, तो वह इन्हें गंवारू कहकर, गंवार कहकर, पागल कहकर, मूर्ख कहकर इनका मजाक उड़ाती है। कहने का अभिप्राय यह है, कवि कहना ये चाहते हैं, उनके कहने का भाव यह है कि शहरी जनजीवन स्वार्थ और लालच में इस तरह खो गया है कि उसे किसी की सादगी और सरलता मूर्खता और पागलपन नजर आता है, जो कवि को चिंतित कर रहा है। पंक्तियों का उद्देश्य है कवि ग्रामीण संस्कृति को
शहरी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रखना चाहती हैं। सहज, सरल, बोधगम्य खड़ी बोली का प्रयोग है। इन पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि भूत जो शब्द है वो प्रयोगात्मक है, प्रतीकात्मक है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति हो गई है। आप देख रहे हैं यहां कवि ने जो भाव प्रकट किए हैं वो भाव हैं ग्रामीण संस्कृति से होने वाले छल के प्रति व्यक्त दुख के। तो आप करुण रस भी लिख सकते हैं, शांत रस भी लिख सकते हैं, प्रसाद गुण है। व्यंजना शब्द शक्ति है, या तो व्यंजना शब्द शक्ति लिखिए अथवा लक्षणा शब्द शक्ति लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति कभी भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ नहीं आती है। ये या तो अभिधा से उत्पन्न होती है अथवा लक्षणा से होती है। तो पहले मैं आपको लक्षणा शब्द शक्ति बता चुकी हूँ। तो यहाँ सभ्यता का भूत जो शब्द है वो व्यंग के भाव से उठाया गया है, इसलिए हम यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति भी लिख सकते हैं। यहाँ रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक छंद है, गे शैली है। तो धन्यवाद छात्रों, आज हम हमारा देश कविता को पढ़ चुके हैं और इस कविता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको स्वमेव ही प्राप्त हो जाएगा यदि आपने इसकी व्याख्या को गहराई से समझ लिया और सीख लिया। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आभार। आपका दिन मंगलमय हो।